22 अप्रैल का वो दिन जो भारत का कोई भी नागरिक कभी भूल नहीं सकता। ये वो दिन था, ये वो काला दिन था जब निहत्थे 27 लोगों की जान चली गई। इसमें से जान गंवाने वाले हरियाणा के करनाल के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे। पूरा राज्य, पूरा देश इस हमले को लेकर सदमे में है, रोष में है। ये समय का फेर है ये, और समय बलवान होता है। और जाहिर भी बात है कि 2 दिन पहले अभी तो टेंट भी यहाँ से पूरी तरह से उखड़ा नहीं था, बट इतना दुखों का पहाड़ टूटा है। मुझ पर अकेले पे नहीं है, पूरा देश मेरे साथ है। और ठीक है, अनरिपेयरेबल, अनबियरेबल एंड अनटॉलरेबल है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, बट भगवान ही संभल देगा इसके लिए। भी कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स है जो कि फॉल्स है। प्लीज़ पहले आप फैक्ट की छानबीन कीजिए, घर वालों से पूछिए, उसके बाद ही कुछ ऐसे दिखाइए। कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दीजिए इंटरनेट पे। जिस तरीके से मोटिवेट करते थे एक दूसरे को, आप लोग हम उम्र ही हैं उनके। यस प्लीज़, अभी आई एम नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड कि मैं अभी कुछ कह पाऊंगी। ओके, ही वॉज माई एवरीथिंग एंड ही विल ऑलवेज बी माई एवरीथिंग। और इसी कड़ी में सरकार के ऊपर भी दबाव था कि एक्शन लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्शन भी लिया गया। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात कही गई। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, 1947 का वो दिन जब अंग्रेजी हुकूमत को खदेड़कर भारत ने स्वराज स्थापित की, लेकिन उसके बाद मांग उठने लगी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर। फिर वो दिन भी आया जब भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए। जमीनें तो बंट गई, लेकिन नदियों का बंटवारा कैसे हो पाता? नदियों के बंटवारे के लिए तय हुआ कि सिंधु घाटी समझौता यानी सिंधु जल समझौता होगा। नदियों के बंटवारे के लिए कवायद शुरू हुई साल 1947 से 1951 में। बातचीत चलती रही, लेकिन बातचीत सहमति पर बन नहीं पाई। फिर अगले 10 साल तक बातचीत चलती रही। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बाद 1960 में सिंधु जल समझौता तय हुआ। सिंधु जल समझौते के तहत भारत के पक्ष में 3 नदियां आई और पाकिस्तान के कंट्रोल में 3 नदियां आई। ये 3 नदी थी रावी, ब्यास और सतलुज, जिन पर भारत का कंट्रोल था। और इसके साथ इंडस, झेलम और चेनाब, इन नदियों पर कंट्रोल पाकिस्तान का था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि इन 6 की 6 नदियों कोई भी पाकिस्तान से होकर नहीं आती। ये सारी की सारी नदियां भारत के रास्ते होते हुए पाकिस्तान में जाती है। सिंधु जल समझौते यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए और पाकिस्तान की तरफ से तत्कालीन प्रेसिडेंट आयूब खान के हस्ताक्षर हुए थे। सहमति बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 बड़े युद्ध हुए और इसके अलावा
कई आतंकी घटनाएं लगातार बीते वर्षों में होती रही, लेकिन भारत की तरफ से कभी भी ये एक्शन नहीं लिया गया कि आगे के आने वाले समय में पानी या जल बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार पहलगाम अटैक के बाद भारत की सरकार पर भी दबाव था, देश से दबाव था कि जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि कब तक निहत्थे लोग इस तरह अपनी जान गंवाते रहेंगे, वो भी इस तरह पूछकर कि आप में से हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। तो भारत की सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, गृहमंत्री अमित शाह के ऊपर दबाव था कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। इसी कड़ी में एक्शन लिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी को पर एक्शन लेते हुए पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात कही गई। इसके बाद खबरें आने लगेगी जो पानी इन नदियों से, जो पश्चिम की नदियां थी यानी कि इंडस, झेलम और चेनाब, क्या इनका पानी डाइवर्ट करके हरियाणा को मिलने लगेगा? और क्या ये पॉसिबल है कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है? क्या ऐसी अथॉरिटी भारत के पास है कि भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान का इन नदियों से पानी बंद कर सकता है? तो आइए इसके पीछे की कहानी हम आपको समझाते हैं। भारत इन 3 नदियों के जरिए कम से कम 5 से 10% पानी बंद कर सकता है, रोक सकता है। पूरा का पूरा पानी नहीं रोक सकता, क्योंकि जब ये हस्ताक्षर हुए थे, जब इस अग्रीमेंट पर सहमति बनी थी, तब ये बात साफ कर दी गई थी कि दोनों देश यानी दोनों पार्टीज कोई भी एक दूसरे का पानी नहीं रोक सकते हैं। तो नदियों का पानी रोकने वाली बात सिर्फ एक प्रेशर बनाने के तक की हो सकती है, हालांकि पानी रोका नहीं जा सकता। बस 5 से 10% पानी है जो कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान का लाहौर सबसे उपजाऊ शहर माना जाता है, और अगर इस जल समझौते के तहत कुछ भी पानी या कुछ % भी पानी रोक दिया जाता है, तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, जहां सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, जहां इरिगेशन यानी सिंचाई भरपूर तरीके से होती है, वहां की ज़मीन पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन क्या ये पश्चिम की जो नदियां हैं, इनका पानी रोक दिया जा सकता है? जिसका जवाब है फिलहाल नहीं। हालांकि इस एक्शन के तहत पाकिस्तान पर दबाव जरूर बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की आगे की अस्तित्वता को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इस ट्रीटी के तहत भारत कभी भी इन 6 नदियों में कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, और पिछले कई साल से 1947 से 2025 तक कई प्रोजेक्ट ऐसे स्टार्ट भी हुए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है NHPC, नेशनल हाइडल पावर प्लांट, जो हमेशा ही सरकारी प्लांट जो बांधों के जरिए पूरे देश भर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और इन पर काम भी होता है। और इसके साथ साथ इन तीनों नदियों जो पश्चिम की ओर से आ रही है यानी झेलम, इंडस और चेनाब, इन नदियों पर भी काम हो सकता है। लेकिन भारत के पास अभी भी ये पावर नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। हाँ, इस एक्शन से दबाव बन के कुछ वक्त तक या फिर आगे आने वाले कई सालों में ऐसा हो सकता है कि भारत कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे जिससे कि पानी लंबे समय तक डाइवर्ट किया जा सके। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति देखी जाए, फिलहाल की परिस्थिति के अनुसार ये कर पाना मुश्किल है, लेकिन दबाव बिल्कुल बन पाया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये जल समझौता, इस पे 3 कंडीशन होती हैं अगर आगे पाकिस्तान इस पर क्या क्या स्टैंड ले सकता है। पहली बात तो पहले कंडीशन में इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से एक कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता है जो बातचीत कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में दोनों देशों के कमिश्नर के अलावा एक न्यूट्रल कोई कमिश्नर बैठाया जा सकता है जो इस समझौते पर एक फैसला ले, या फिर आर्बिट्रेटर के पास जाया जा सकता है। और इन सब से भी अगर कोई हल नहीं निकलता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाया सकता है। लेकिन भारत के पक्ष में ये फैसला है, क्योंकि भारत के पास ये पावर है कि भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फिलहाल के इस परिस्थिति को देखते हुए अपना स्टैंड क्लियर कर सकता है, अपना स्टैंड मजबूत रख सकता है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो भारत फिलहाल मजबूत स्थिति में ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन पाकिस्तान का पानी पूरी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 5 से 10% का पानी ज़रूर रोका जा सकता है, लेकिन कंप्लीट जो बूंद बूंद को पाकिस्तान तरस जाएगा, ये बात फिलहाल की परिस्थिति को देखते हुए मुश्किल से नज़र आती है। हाँ बिल्कुल, आगे आने वाले समय में अगर ये बात कंटिन्यू रखी गई तो हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाए। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो ये एक्शन मैसेज देने के लिए, एक ठोस और मजबूत संकेत देने के लिए,
मजबूत मैसेज देने के लिए पाकिस्तान को कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और पूरी दुनिया एक है और पाकिस्तान को अपनी आतंकवादी गतिविधियों को रोकना होगा। इसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पानी फिलहाल रोका नहीं जा सकता। इस पूरे सिनेरियो पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।